तुम्हें बनाना चाहिए। वो बनाना। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इतना कौन अक्षिकारक और कौन अवकारक है, फिर हम लोग चलिए तो मैंने आपको पिछले क्लास में कुछ होमवर्क दिया था बनाने के लिए। आइए मैं उस होमवर्क पर थोड़ा बात कर लूं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क था HClO3 होमवर्क था SO4-2 NO3-1 KClO3। मैं सारा होमवर्क आपका बना देता हूँ। H3PO4 H2P4O6 H2P4O7 H2P4 H4P2 होना चाहिए था, मैंने गलती लिख दिया लगता है। देखता हूँ क्या है। HNO2 NO2 और PO4-3। ये हमारा होमवर्क था, ठीक है। ये हमारा होमवर्क था। चलिए मिला लेंगे सारे बच्चे। 1 + x - 6 = 0। x = हो जाएगा +5। बता, जब +5 हो जाएगा बाबू, तो क्लोरीन का जो बाउंड्री लाइन होगा -1 से +7 के बीच में होगा, और ये 5 बीच में आ जाएगा। ये दोनों हो जाएगा मेरे साथी, ऑक्सीकारक भी हो जाएगा और अवकारक भी हो जाएगा। जहाँ डाउट रहेगा आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना। SO4 x - 8 = -2, x = +6 हो जाएगा। तो सल्फर का तो बाउंड्री लाइन जो होता है वो -2 से +6 के बीच में होता है, और ये सबसे लास्ट पॉइंट पर आया था, ये घट सकता है। यह ऑक्सीकारक होगा। यह क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। NO3-1 x - 6 = 0, x = +5, यहाँ -1 होगा बाबू, -1, तो x = हो जाएगा +5। नाइट्रोजन का जो बाउंड्री लाइन होगा वो -3 से +5 तक होगा। जो मैं बाउंड्री लाइन लिखता हूँ ना, वो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना।
1 + x - 6 = 0, x = +5। वही क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन तो यही वाला है ना, दोनों हो जाएगा। 3 + x - 8 = 0, x = +5। बाबू फास्फोरस का जो होता है वो -3 से +5 के बीच में होता है, और ये +5 हो गया, यह हो जाएगा ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। और यह भी तो ऑक्सीकारक ही हो जाएगा ना। हे बाबू 2 + 4x - 12 = 0। बताओ 4x = कितना हो जाएगा? +10, x = 2.5 हो जाएगा, 2.5। और फास्फोरस का जो बाउंड्री लाइन होता है वो -3 से +5 के बीच में होता है, एकदम बीच में आ जाएगा यहाँ, ये दोनों हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। टू + 4x - 14 = 0, 4x = कितना हो जाएगा बाबू? +12, x = +3 हो जाएगा मेरे साथी। फास्फोरस का जो बाउंड्री लाइन होता है वो -3 से +5 तक होता है, ये आ रहा है +3 बीच में, ये दोनों हो जाएगा। 1 + x - 4 = 0, x = हो जाएगा +3। नाइट्रोजन का जो बाउंड्री लाइन होता है वो -3 से +5 के बीच में होता है, और ये बीच में आ रहा है, दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। x - 4 = 0, x = +4, ये भी दोनों हो जाएगा बाबू, क्योंकि बीच में आ जा रहा है। x = -8 = -3, x = +5, है ना। फास्फोरस का जो होगा वो -3 से +5 के बीच में होता है, +5 आया, यह ऑक्सीकारक होगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे मेरे साथी। तो ये सारा मैंने दोनों बना दिया है। अब इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। एक पूछ रहा है कि सर कोई तत्व ऑक्सीकारक है, अपकारक कैसे पहचानेंगे? यह उसके गुण से पहचाना जाता है बाबू, ठीक है ना। कोई अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो वह ऑक्सीकारक होता है, कोई इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो वह अवकारक होता है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए मेरे साथी, NO2 का सर देखो, NO2 में बाबू x का निकालना है, इसका निकालना है n का, इसका हो जाएगा -4 = 0, x = +4 हो गया। और नाइट्रोजन का होगा देखो -3 से +5 तक, बीच में आ गया ना, तो यह दोनों हो जाएगा। फास्फोरस का वैलेंसी -3 होता है बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन +5। चलिए एक प्रश्न लिखिए तो आप लोग, एक प्रश्न लिखिए तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिए तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एग्जाम में आएगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। प्रश्न लिखिए, H2SO4 H2SO4। अरे भाई एक लड़का लिख रहा है कि सर पहले क्या लिखे, मैंने सब में वैलेंसी लिखा है, तुम पहले वैलेंसी लिख लो। तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, ज्यादा और कम समझ में नहीं आता है। लिखो बाबू, एक प्रश्न लिखो। H2SO4 H2SO4 ऑक्सीकारक, H2SO4 ऑक्सीकारक, H2SO4 ऑक्सीकारक, H2SO4 ऑक्सीकारक, कॉमा H2S अवकारक, कॉमा H2S अवकारक, H2S अवकारक, जबकि 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 SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, क्यों? जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, क्यों? जबकि SO2
ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है क्यों, जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है क्यों, जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है क्यों। प्रश्न है लिखा हुआ, इसमें एक ही प्रश्न, मैंने 3 प्रश्न दे दिया है। पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि H2SO4 ऑक्सीकारक है, कॉमा H2S अवकारक है, जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है क्यों। तो भाई हम जब आंसर लिखेंगे, आंसर लिख के आप तैयार हो जाइए। हम पहले H2SO4 का आंसर देंगे, तो मैं सबसे पहले H2SO4 में निकालूंगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। मैं 2 + x - 8 = 0 लिखूंगा और x = +6 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सल्फर का, कहाँ से कहाँ तक, -2 से +6 तक। देखो मैंने आगे लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पीछे लिखा है वैलेंसी, इसका बाउंड्री लाइन हो गया। ऐसे लिखूंगा, इतना लिखो, तुम इतना लिखो। इतना लिख लिया। अब इसके नीचे लिखो H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या, 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 S का ऑक्सीकरण संख्या, S का ऑक्सीकरण संख्या +6 है। H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या +6 है, +6 है, जो घटकर -2 तक जा सकता है, जो घटकर -2 तक जा सकता है, जो घटकर -2 तक जा सकता है, -2 तक जा सकता है, जो घटकर -2 तक जा सकता है। अतः यह ऑक्सीकारक है, अतः यह ऑक्सीकारक है, अतः यह ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। देखिए पहला प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया। मैंने सबसे पहले H2SO4 में इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल दिया, कितना आ गया, +6। जैसे ही +6 आया मेरे भाई, जैसे ही +6 आया मेरे भाई, इस +6 में ध्यान दो, इस +6 में एकदम लास्ट बाउंड्री पर आया ना, एकदम लास्ट पर आया। यहाँ से इसका जो आंसर है +6, वो कम ही ना हो सकता है, क्या ज़्यादा नहीं ना हो सकता है। तो घटने की क्षमता है इसके आंसर में, कहाँ तक घटने की क्षमता है, -2 तक। तो यह ऑक्सीकारक हुआ, है ना। अब दूसरे सवाल का जवाब देंगे, फिर नीचे लिखेंगे हम H2S, इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, 2 + x = 0, x = -2। फिर सल्फर का हम लिखेंगे बाउंड्री लाइन, -2 से +6 तक। तो इतना लिखो फिर से, भाई बढ़ेगा क्यों नहीं, अरे भाई जब +6 आएगा तो 6 से ज़्यादा आंसर नहीं ना हो सकता है। एक बाउंड्री लाइन है सल्फर का, ये आंसर इतना से कम नहीं हो सकता है और इतना से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ये हो गया -2 से +6 तक, बीच में एकदम कोई भी आंसर हो सकता है, लास्ट यहाँ तक, अगर ज़्यादा नहीं हो सकता है आंसर। लिखा जाए, लिखो अब, H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या
H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 है। H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 है। H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 है। -2 है। लिखो बाबू, H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 है, जो आगे की ओर बढ़कर 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 +6 तक जा सकता है। जो आगे की ओर बढ़ तक +6 तक जा सकता है। जो आगे की ओर बढ़कर +6 तक जा सकता है। +6 तक जा सकता है। अतः यह अवकारक है। अतः यह अवकारक है। अतः यह अवकारक है। अतः यह अवकारक है। अवकारक है। अतः यह अवकारक है। कहता है बाबू कि आगे की ओर, कुछ बाबू आगे की ओर। देखिए इसका आंसर कितना आ गया, -2 आ गया ना मेरे भाई। अच्छा, इसका आंसर अब -3 अगर आएगा तो सही आंसर होगा, नहीं ना होगा, गलती ना होगा। अब इसका आंसर तो यहाँ से आगे में बढ़ेगा, एक्स का आंसर तो इन्हीं में बढ़ेगा, तो वही सही रहेगा। तो कह रहा है कि इसका आंसर अब आगे में बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो जिसका आंसर बढ़ता है आगे में है उसे हम कहते हैं अवकारक, और जिसमें घटने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो यह मैंने दूसरे का आंसर दे दिया। अब मैं तीसरे का भी आंसर देता हूं आपके सामने। SO2 x -4 = 0, x = +4, x = +4। अब फिर से सल्फर का हम लिखेंगे -2 से +6 तक। अब देखिए बीच में आ गया, लिखिए इसको नीचे लिखिए। अब इसके नीचे लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा पहले आप ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे और उसका बाउंड्री लाइन बनाएंगे और उसके बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे। अवकारक इंग्लिश होता है बाबू रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक भाई बोला कि आज आप मन से ना पढ़ा रहे हैं सर। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। वो क्या था ना कि शुरू में वो होमवर्क मिला था तो मैंने थोड़ा सा फास्ट बना दिया। ऐसा नहीं कि मैं मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। लिखो, इसको लिख लिया मैंने, इसको आपने लिख लिया, लिखो बाबू। SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +4 है। SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +4 है। SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +4 है। SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या +4 है, +4 है, जो -2 और +6 के बीच में आता है। जो -6 जो -2 और +6 के बीच में आता है। जो -2 और +6 के बीच में आता है, +6 के बीच में आता है।
अतः यह आगे और पीछे दोनों हो सकता है। अतः यह आगे और पीछे दोनों हो सकता है। आगे और पीछे दोनों हो सकता है। आगे और पीछे दोनों हो सकता है। जिसके कारण SO2 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है। जिसके कारण SO2 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है। जिसके कारण SO2 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है। ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों है। चलो मेरे साथी, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताया आपको। H2SO4 के बारे में, H2S के बारे में, और ये देखिए यहाँ पे SO2 के बारे में। किसी से भी पूछे कोई भी ऑक्सीकारक अपकारक के बारे में, बड़े प्रेम से उसके केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालें। एक बच्चा बार बार पूछ रहा था कि सर धातु का नहीं निकलता है। भाई धातु जो है ना वो किनारे आ जाता है, और जनरल हम लोग ऑक्सीकरण संख्या जो है ना वो निकालते हैं केंद्रीय परमाणु यानी बीच वाले का। इसलिए धातु का हम लोग जल्दी निकालते नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बोर्ड में ऐसे ही पूछता है। देखिए मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। मैं ज़्यादा पर फोकस न करने वाला हूँ, न कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर बेसिक कब तक चलेगा। भाई ये जो बेसिक भी है ना वो तुम्हारे बोर्ड के लिए ही है, इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ठीक है ना। तो भाई यह जो है से ऑक्सीकारक है। यह ऑक्सीकारक क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्सीकरण संख्या +6 आता है। जब +6 देखिए, जब +6 आएगा तो आगे में बढ़ नहीं सकता है, पीछे में घट ही सकता है। तो घटेगा तो ऑक्सीकारक, अब बढ़ेगा तो अपकारक, ये बीचवा में आ जाएगा। तो एने भी जा सकता है, एने भी जा सकता है, तो दोनों हो जाएगा, है ना। चलिए जरा अब एक बार जरा कमेंट करके बताओ मुझे कि आप लोगों को ऑक्सीकारक और अपकारक या दोनों पहचानने आया। जरा एक बार कमेंट करके बताओ मुझे कि आप सभी को ऑक्सीकारक या अपकारक या दोनों पहचानने आया। जरा जल्दी कमेंट करना मेरे भाई। बिल्कुल, अब तो तुम लोगों ने कमेंट की झड़ी लगा दी, मैं तो गिन भी नहीं पाऊंगा कितने सारे बच्चों ने क्या लिख दिया। इतने फास्ट तुम लोग का कमेंट रहता है ना मेरे भाई। हाँ, जिसमें ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों होता है ना, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स बोल सकते हैं, उस पदार्थ को नहीं बोल सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए, जिन बच्चों को थोड़ी परेशानी होगी वो पिछला लेक्चर देख लेंगे। वीडियोज ऑनलाइन पढ़ने में तो यही फायदा है, जहाँ आपको वीडियोज भी मिलता है कि लाइव पढ़ते हैं तो सीखते हैं। अगर है कंफ्यूजन तो पीछे से फिर से देख लेते हैं वीडियोज में, ठीक है ना। तो मैं आगे चलता हूँ और शुरू करता हूँ। सर ऑनलाइन में टेस्ट लेंगे कि ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल टेस्ट लेंगे। क्या बात बोल रहे हो भाई कि क्यों नहीं टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखो मेरे भाई। चलिए आगे चलता हूं मैं। तो ये आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीकारक और अपकारक के लिए मैंने सिखा दिया आपको। एक बात ध्यान रखो, धातु जो है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन क्या करता है? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसको परिभाषा से हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान रखना बाबू, उसको परिभाषा से हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम अवकारक कहते हैं। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अवकारक कहते हैं, ठीक है ना। अवकारक कहते हैं। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना, है ना, उसको हम लोग अवकरण कहते हैं परिभाषा से हिसाब से। लेकिन उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी धातु हैं वो अवकारक होते हैं और जितने भी अधातु हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं। इससे भी ध्यान रखना आपको जरूरी है। सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक फ्लोरीन है, एकदम याद कर लो, सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक फ्लोरीन है। चाहे स्टार देके लिख लो, स्टार देके लिखो। सबसे अच्छा ऑक्सीकारक
फ्लोरीन है। सबसे अच्छा ऑक्सीकारक फ्लोरीन है। सबसे अच्छा ऑक्सीकारक फ्लोरीन है, जबकि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जबकि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जबकि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज जबकि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज, ब्रैकेट में लिख लो +2 से +7, जबकि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज +2 से +7 का होता है। जबकि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज +2 से +7 तक होता है। ये ध्यान रखना बढ़िया बाबू। सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक कौन है? फ्लोरीन। और सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसका होता है? +2 से +7 तक मैग्नीज का। ये ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखेंगे बढ़िया से। अब मैं शुरू कर रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ये आपको पूरी केमिस्ट्री में आपको आराम देगा, इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे बाबू। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। सचिन कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया। भैया पीछे की वीडियो देख लो भाई, ठीक रहेगा, ठीक है ना, अगर दिक्कत आपको हो रहा है तो। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। नीचे एक प्रश्न लिखिए, तत्व या परमाणु रासायनिक बंधन। नीचे एक प्रश्न लिखिए आप, तत्व या परमाणु रासायनिक बंधन तत्व या परमाणु रासायनिक बंधन या रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या परमाणु रासायनिक बंधन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्यों? तत्व या परमाणु रासायनिक बंधन या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्यों? भाग लेते हैं क्यों? भाग लेते हैं क्यों? भाग लेते हैं क्यों? आंसर लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में डब्ल्यू कौशल 1916 ईस्वी में डब्ल्यू कौशल तथा जीएन लुइस 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 नामक वैज्ञानिक ने डब्ल्यू कौशल तथा जीएन लुइस नामक वैज्ञानिक ने जीएन लुइस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सभी तत्व बताया कि सभी तत्व बताया कि सभी तत्व सभी तत्व सभी तत्व निष्क्रिय गैसों की तरह बताया कि सभी तत्व निष्क्रिय गैसों की तरह निष्क्रिय गैसों की तरह अस्थायी होना चाहते हैं। निष्क्रिय गैसों की तरह
अस्थाई होना चाहते हैं, निष्क्रिय गैसों की तरह अस्थाई होना चाहते हैं, अस्थाई होना चाहते हैं, सभी तत्व निष्क्रिय गैसों की तरह अस्थाई होना चाहते हैं, अस्थाई होना चाहते हैं, जिसके लिए वे इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके, जिसके लिए वे इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके, जिसके लिए वे इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके, त्याग या ग्रहण करके, ग्रहण करके निष्क्रिय गैसों की तरह अपनी बाहरी कक्षा में, निष्क्रिय गैसों की तरह अपनी बाहरी कक्षा में, अपनी बाहरी कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है, इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है, इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है। लिखिए बाबू, इस नियम को अष्टक नियम कहा जाता है, अष्टक नियम कहा जाता है। देखो हमको देने एकदम समझो बढ़िया से मेरे भाई, एकदम धीरे धीरे समझो, ठीक है ना, और समझना। देखो, जानते हो निष्क्रिय गैस के बारे में? हीना, नीना और करीना एक शेष रही। यह 6 निष्क्रिय गैस है, यह 6 निष्क्रिय गैस है मेरे साथी। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 2 8 8 इलेक्ट्रॉन, सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है बाबू। इन सभी को हम निष्क्रिय क्यों कहते हैं? निष्क्रिय, बाबू ध्यान रखना, निष्क्रिय, इन सभी तत्वों को हम निष्क्रिय क्यों कहते हैं? कि निष्क्रिय, जिसके पास कोई क्रिया नहीं है, नि प्लस क्रिया, जिसके पास कोई क्रिया नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, उसी को हम निष्क्रिय कहते हैं। तो भाई साहब, सोडियम भी सोच रहा था कि मैं इतना काम क्यों करता हूँ, मुझे इतना काम करने की जरूरत क्यों है, मैं भी काम नहीं करूंगा, मैं भी निष्क्रिय हो जाऊंगा। तो सोडियम सोचता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार का है कि 2 8 1। इस सोडियम सोच रहा है कि अगर मेरे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ना रहे ना, मेरे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ना रहे, तो मैं बिल्कुल नियॉन जैसा निष्क्रिय हो जाऊंगा, है कि नहीं? नियॉन जैसा निष्क्रिय हो जाऊंगा। तो सोडियम सोचता है कैसे हूँ 1 इलेक्ट्रॉन हम कोई के क्या करेंगे, दे देंगे, है कि नहीं? सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब है। कोई से कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन ले हो, 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री में ले जाओ, है कि नहीं? तो भाई सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेकरार है। क्यों बेकरार है? जिया बेकरार है, क्यों बेकरार है? बताओ मुझे जल्दी से। क्योंकि सोडियम अस्थाई होना चाहता है, सोडियम अस्थाई होना चाहता है। अब सोडियम अस्थाई होने के लिए क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। 1 ही इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि यही उसको भार नहीं है। अगर ये हट जाएगा ना सोडियम में से, एकदम देखिए, एकदम 2 8 2 8, एकदम निष्क्रिय गैस नियॉन जैसन हो जाएगा बाबू, एकदम, है ना, नियॉन जैसा हो जाएगा। हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है सर, बिल्कुल, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होबे करता है, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है बाबू। अच्छा, एक लिख रहा है धीरज कुमार कि हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है। क्या बात है, हमको भी तुम सभी से प्यार है और हमारी भी जिया बेकरार है, क्योंकि आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आना चाहिए, है कि नहीं? और तुम्हारे भी जिया बेकरार होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारी जिया बेकरार है, हम दिन रात लगे हुए हैं कि मेरा बच्चा बहुत बेहतरीन करेगा। अब बच्चा यहाँ लाइव मोबाइल खोल के उन्हें घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, होमवर्क कुछ नहीं याद है, हमारी जिया ऐसे ही बेकरार रह जाएगा, इसी हम चल जाएंगे मांस घाट, है ना? तो सोडियम जो है बाबू, सोडियम का विन्यास 2 8 1 होता है
और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाहता है ताकि मैं अस्थाई हो सकूं। तो आपको समझ में आया कि कोई त्याग क्यों करना चाहता है? अस्थाई होने के लिए। अस्थाई होने से फायदा क्या होगा? रिएक्शन नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। एक वह है बाबू क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। 287 287 है ना, 287। बताइए, ये सोच रहा है कि मैं भी अस्थाई हो जाता अगर मेरी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता। नहीं, और यह किसके जैसा होता? आर्गन के जैसा। 288 287 है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे देवे तो ये 8 हो जाएगा, है कि नहीं? 288। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा ध्यान दो, ये सोच रहा है कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारा दे देवे तो हम अस्थाई हो जाएंगे। ये सोच रहा है कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारा से ले लेवे तो हम अस्थाई हो जाएंगे। एक ऐसे भूखे ही मर रहा है, आयो के उल्टी ये हो रहा है कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल देंगे। ये सोच रहा है कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन दे दे भगवान, हे भगवान कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारा दे देवे, है कि नहीं? समझ गए? तो ये सब बाबू ध्यान रखना है। अरे सर, किसी भी एग्जाम का कोई लेवल चेंज हो, आप घबराओ नहीं, फिर तुम मन लगा के पढ़ो यार। मैं बता एक बात, तुम लोगों में क्या गलती है, मैं कुछ लिखवाते भी रहता हूँ तो तुम लोग लगातार कमेंट करते रहते हो, इसका मतलब साफ है कि लिखते नहीं हो तुम। और जब तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर नाम बदनाम करोगे कि मैं उनसे पढ़ा था लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसे करने से क्या फायदा होगा? तो बताओ मेरे भाई, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके तैयार है अपनी बाहरी कक्षा में, है ना, कि मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हूँ क्योंकि इधर इस अवस्थाई है। और क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन लेके तैयार है। क्या इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। कि देखिए जी, मेरी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं अस्थाई हो जाऊंगा, है कि नहीं? तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है? दे देता है। तो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दिया तो Na+1 हो गया, आई हो गया Cl-1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ये हो गया NaCl, है कि नहीं? NaCl। बताइए NaCl अस्थाई हो गया कि नहीं हो गया? अब इहो अस्थाई है या इहो अस्थाई है? यह जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ध्यान रखना। यह बिल्कुल अस्थाई हो गया मेरे साथी, यह अस्थाई हो गया। तो जितना ही वैलेंसी से बनाते हैं प्लस माइनस से, वो सब अस्थाई रहता है, सब अस्थाई होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन देता क्यों है? अस्थाई होने के लिए। कोई इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है? अस्थाई होने के लिए, है ना? इसी चक्कर में है जो ना बंधन बन जाता है, रिएक्शन होने लगता है। तो क्या आपको सभी को बच्चे को समझ में आया कि कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करता है? मेरे साथियों, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? एक भाई पूछ रहे हैं कि पीछे वाला वीडियो कैसे देखें। अरे जाइए स्टडी मटेरियल में और वहां सारा वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट को टिपिएगा तो आपको सारा वीडियो मिलेगा। सारे बच्चे को समझ में आया? ओह, एक भाई पूछ रहे सर डॉट और क्रॉस होता है ना? कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप दोनों ऐसे भी लिख सकते हैं। विवेक लिख रहा है कि आप केमिस्ट्री समझ में आने लगा है, अरे क्या बात है। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया Al2O3 का। एक एग्जाम्पल किसका ले लिया मैंने? Al2O3 का, ठीक है। बताओ अल्मोनियम कितना है भाई? अल्मोनियम 283 होता है, 283 होता है। ऑक्सीजन कितना है? तो 2 और 6 होता है। इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी तत्व का गुण उसके बाहरी कक्षा पर निर्भर करता है, आंतरिक कक्षाओं पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आंतरिक कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई है, आंतरिक कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो किसी भी तत्व का गुण जो है उसके बाहरी कक्षा पर निर्भर करता है, आंतरिक कक्षा पर निर्भर नहीं करता। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना? चलिए, तो अल्मोनियम कह रहा है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता हूं, है ना? और अल्मोनियम की जनसंख्या है कितनी? 2, तो मैं 2 बार अल्मोनियम लिखूंगा। और ऑक्सीजन कह रहा है कि नहीं, मेरी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो मैं किसी से 2 ही इलेक्ट्रॉन लूंगा ना, मैं 3 इलेक्ट्रॉन तो लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर हो जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन, इसको भरना है 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये मैंने तीन ऑक्सीजन क्यों बनाया? क्योंकि ऊपर O3 लिखा हुआ था, वो Al2 लिखा हुआ था,
अब बताओ, ये कह रहा है कि भाई तुम 2 गो ले लो, 2 गो ले लिया, बताइए, फिर ये को इसको दे दिया, फिर ये को इसको दे दिया, देखिए ये अस्थाई हो गया, ये अस्थाई हो गया, और फिर ये अस्थाई हो गया। बताइए, अगर एकरा में से कोई वो कम जाए, जैसे 2 गो में से कोई एगो अल्मोनियम कम जाए, चाहे 3 गो में से कोई एगो ऑक्सीजन कम जाए या बढ़ जाए, तो क्या अस्थाई हो जाएगा? कोई अस्थाई नहीं होगा। इसीलिए इसका सूत्र हमेशा क्या होता है, Al2O3। इतने रहेगा तब वही अस्थाई रहेगा, ये घट जाएगा तैयो ना अस्थाई होगा, बढ़ जाएगा तैयो ना अस्थाई होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है तो सिर्फ और सिर्फ अस्थाई होने के लिए, और यही कारण से बंधन का निर्माण हो जाता है, और अस्थाई होने के बाद कोई काम नहीं करेगा बाबू, निष्क्रिय जैसा हो जाता है। एग्जाम्पल लिखिए इसको जल्दी से। चंदन कुमार कह रहे हैं मेरा कमेंट नहीं जाता है। अरे भाई सबका कमेंट आता है बाबू। बैकग्राउंड साउंड आ रहा है सर, बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है बाबू, बैकग्राउंड मेरे पास सब मेरे यहाँ सो गए होंगे, बैकग्राउंड साउंड कहाँ से आएगा? और रोहित लिखते हैं कि मेरा भी कमेंट नहीं जाता है सर। अरे सबका कमेंट आता है यार, मैं सारे बच्चों का कमेंट पढ़ता नहीं, जहाँ जरूरत होता है मैं पढ़ लेता हूँ। एक भाई लिखते हैं कि सर ऑफलाइन से ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में आता है। पता है इसका कारण क्या है? ऑफलाइन जहाँ बैठते नहीं, ऑफलाइन में आप ध्यान नहीं देते हैं पूरा बढ़िया से टीचर की बातों पर, और ऑनलाइन में आप अकेले रहते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना? पढ़ते हैं सर क्यों नहीं, पढ़ाते हैं सर क्यों नहीं, क्या क्या लिखते हो? एक से एक बोल रहा है कि क्या क्या कहें हम। ये वो लिख रहा है कि सर सब आपके यहाँ सो गया था, को खाना कौन खिलाएगा? अरे ये भी तो हो सकता है कि खाना खा के हम पढ़ा रहे हो। क्या बात है यार। किसले कुमार लिखते हैं यू सिंग बेल सर, अरे इतना अच्छा गा लेते हैं हम, मेरी आवाज तो बहुत खराब है। इतना अच्छा तो नहीं गा लेते हैं, इतना मेरा फटा फटा आवाज है, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते, तो समझिए कि कितना आवाज खराब हो गया है, सब बांस ऐसा फटा हुआ आवाज है। 4 लाइन में कहना चाहूंगा आप लोगों को आवाज को लेकर। चार पंक्तियां हैं आपके लिए। ये को पूछ रहा है आपका शादी हो गया सर, करवा देगा, कहा नहीं हुआ था। चलो लिख लिया सभी ने। तो ये आपने क्या सीखा कि कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण क्यों करता है, कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण क्यों करता है? भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण इसलिए होता है ताकि वो अस्थाई हो सके, ठीक है ना? समझ गए ना सारे बच्चे? ठीक है ना? मजाक अपनी जगह, पढ़ाई पर ध्यान दो, सीरियस, आपके पास समय कम है। ये पिंटू प्रिंस कुशवाहा क्या लिख रहे हो यार? चलिए अब ध्यान दो, फिर ब्लॉक कर देंगे ना हम, बड़ी परेशानी पड़ जाएगा। ध्यान दो। तो बाबू, रासायनिक बंधन का निर्माण क्यों होता है, कोई इलेक्ट्रॉन क्यों देता है, कोई त्याग क्यों करता है, कोई ग्रहण क्यों करता है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे। NaCl एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लिए, आपके लिए, हमारे तरफ से। NaCl है क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए अस्थाई है, ऑप्शन नंबर बी अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा,
अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। सी, एक तरह का निष्क्रिय है। या डी, सभी, ऑल। सही आंसर बताएंगे। सही आंसर बताएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही ऑप्शन दे के ये मारना शुरू कर दिया। अब वो अपना आंसर बदलेंगे। मुझे विश्वास है अपना आंसर बदलेंगे अब वो। डी बिल्कुल सही जवाब, डी होगा बाबू, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। NaCl जो स्थाई है ना, जो स्थाई है एक तरह का निष्क्रिय गैस ही है और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, जब आपका आंसर डी सही है, NaCl जो भी अणु है, कोई भी अणु है, चाहे कोई भी यौगिक है बाबू, कोई भी अणु है, कोई भी यौगिक है, ये ध्यान रखना, H2 हो, O2 हो, CO2 हो, सब NaCl हो, KCl हो, कोई भी यौगिक है, K2CO3 हो, CH4 हो, कोई भी यौगिक हो, जितने भी यौगिक और अणु हैं वो सभी के सभी अस्थाई होते हैं। अणु और यौगिक का निर्माण होता ही है अस्थाई होने पर, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। और जो अस्थाई हो जाएगा वो सभी के सभी निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाएगा तो कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। तो ये सब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब बच्चा लोग ये सोचेगा कि नहीं सर, जब ये सब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो हमने रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं? वो हम नहीं पढ़ते हैं, वो अलग रीजन से पढ़ते हैं। आपको पूरा स्पष्ट समझ में नहीं आता है रिएक्शन, समझ गए ना? बच्चा लोग सोच रहा कि नहीं सर हमने बड़ी पढ़ते 10वीं क्लास में सर NaCl प्लस H2O कुछ कुछ बनते रहता है सर। अब आप कह रहे हैं कि NaCl रासायनिक अभिक्रिया में भागे नहीं लेगा, है ना? आप कह रहे हैं कि NaCl रासायनिक अभिक्रिया में भागे नहीं लेगा, है कि नहीं भाई साहब? NaCl रासायनिक अभिक्रिया में भाग सही में नहीं लेता है। अब अभिक्रिया होता कैसे है इस पर हम बात करेंगे बाद में, पहले हम लोग बात कर लें इधर जो हमारा काम है। तो नीचे लिखिए, जा नीचे लिखिए, डैश देखें। रासायनिक बंधन कई प्रकार के होते हैं। नीचे लिखिए, रासायनिक बंधन कई प्रकार के होते हैं। 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 लिखिएगा, पहला आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन। ये सब हम बाबू सिलेबस में है, तो मत सोचो कि हम सिलेबस से बाहर हैं। बहुत से बच्चों को लग रहा है ना कि हम आउट ऑफ सिलेबस हैं, उनको समझ में आ जाएगा बाद में कि हम आउट ऑफ सिलेबस हैं, कि वही आउट हो जाएगा बाहर है, वो लोग समझ ले बुझा जाएगा। लिखिएगा, आयनिक बंधन लिख के डैश दीजिए। लिखो, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या आयनों द्वारा बनाया गया बंधन आयनिक बंधन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या आयनों द्वारा बनाया गया बंधन आयनिक बंधन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से या आयनों द्वारा बनाया गया बंधन आयनिक बंधन कहलाता है। आयनों द्वारा बनाया गया बंधन आयनिक बंधन कहलाता है। आयनिक बंधन कहलाता है। आयनिक बंधन कहलाता है। आयनिक बंधन कहलाता है। बाबू एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल तो आप समझ ही रहे होंगे। NaCl ये भी आयन द्वारा बना ही हुआ है। जितना वैलेंसिया से हम नहीं बनाते ना है
वो सब आयनिक के बंधन में आएगा। NaCl, KCl है ना, MgCl2, ये सब आयनिक बंधन है। इस सब में धनायन और ऋणायन रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे साथी। एग्जाम्पल लिखिएगा मेरे साथी। लिखा आपने? ध्यान दो बाबू, आयनों द्वारा, जैसे देखिए ये सब आयन है ना जी, Na+ और Cl-, आयन है ना है, इस सब से बना हुआ बंधन क्या कहलाता है? आयनिक बंधन। ध्यान रखना, इस सब से बना हुआ बंधन क्या कहलाता है? आयनिक बंधन। नीचे डैश देके लिखो, एग्जाम्पल के नीचे डैश देके लिखो। इसमें धनायन तथा ऋणायन भाग लेते हैं, इसमें धनायन तथा ऋणायन भाग लेते हैं, इसमें धनायन तथा ऋणायन भाग लेते हैं, धनायन तथा ऋणायन भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, जिनके बीच एक बहुत मजबूत आकर्षण बल, जिनके बीच एक बहुत मजबूत आकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिज बल, वैद्युत स्थैतिज बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिज आकर्षण बल। लिखो बाबू, इसमें धनायन तथा ऋणायन भाग लेते हैं, जिनके बीच एक बहुत मजबूत आकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिज बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिज बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रयोग होता है, जिसके कारण इसके कण आपस में सट जाते हैं, जिसके कारण इसके कण आपस में सट जाते हैं, जिसके कारण इसके कण आपस में सट जाते हैं, और यह कठोर होता है, और यह कठोर हो जाता है, और यह कठोर हो जाता है, और यह कठोर हो जाता है, हो जाता है, और यह कठोर हो जाता है, हो जाता है। इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व भी ऊंच होता है, इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व भी ऊंच होता है, इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व भी ऊंच होता है, ऊंच होता है, इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व भी ऊंच होता है, ऊंच होता है, इसका क्वथनांक गलनांक घनत्व भी क्या होता है? ऊंच होता है। बाबू ध्यान दो बढ़िया से, एकदम समझो बढ़िया से बाबू, एकदम सीरियस बात है, ठीक है ना? बहुत सा बच्चा इसको बेसिक समझ के बढ़िया से पढ़ नहीं रहा है, एकदम हो जाएगा चौपट, देख लेना तुम। देखो मेरे भाई, कह रहा है कि जब कोई आयनिक यौगिक बनता है Na+ और Cl-, जब कोई आयनिक यौगिक बनता है ना, उसमें धनायन और ऋणायन भाग लेते हैं। इन दोनों को धनायन और ऋणायन को सटाने के लिए, धनायन और ऋणायन को सटाने के लिए, इन दोनों को सटाने के लिए बीच में एक आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल का नाम क्या है बाबू? याद रखना बढ़िया से, वैद्युत स्थैतिज आकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिज बल।
ये बड़ी मजबूत आकर्षण बल है बाबू, बड़ी मजबूत आकर्षण बल है। इतना कस के दोनों के सटा देता है ना कि बीच में खाली जगह बचवे नहीं करता है। इतना कस के एकदम सटा देता है, एकदम एकदम इतना कस के सटा देता है ना, एकदम टाइट, एकदम एकदम बीच में कोई खाली जगह नहीं बचता है, एकदम एकदम बड़ी कस के सट जाएगा। और जब बड़ी कस के सट जाएगा ये दबाएंगे तो दबेगा नहीं, दबेगा इसे सट जाएगा बड़ी मानी, दबा देंगे तो दबेगा नहीं, दबेगा ये कठोर हो जाएगा। और जब कठोर होगा तो क्वथनांक गलनांक घनत्व क्या होगा, ऊंच होगा। क्वथनांक गलनांक घनत्व तो समझते ना हो, जिसके कण आपस में जितना ज्यादा सटे होते ना बाबू, जिसके कण आपस में जितना ज्यादा सटे होते हैं उसका क्वथनांक गलनांक घनत्व क्या होता है, ऊंच होता है। गलनांक माने गलाना, गलनांक माने गलाना, क्वथनांक माने उबालना, और घनत्व जिसके कण आपस में सटे होते हैं। ये आप ध्यान रखना बढ़िया से, ठीक है, ये ध्यान रखना बढ़िया से। तो बाबू NaCl, कोई तुमसे प्रश्न पूछ दिया मेरे भाई, कोई तुमसे प्रश्न पूछ दिया, ठीक है ना, एक प्रश्न लिखो तो नीचे, एक प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखो कि आयनिक यौगिकों के, प्रश्न लिखो नीचे, आयनिक यौगिकों के क्वथनांक गलनांक ऊंच होते हैं क्यों। आयनिक यौगिकों के क्वथनांक गलनांक ऊंच होते हैं क्यों। आयनिक यौगिकों के क्वथनांक गलनांक ऊंच होते हैं क्यों। आयनिक यौगिकों के क्वथनांक गलनांक ऊंच होते हैं क्यों, ऊंच होते हैं क्यों। क्या आपको आंसर लिखने आएगा मेरे साथी, जो भी लिखवाए हैं ऊपर वही लिख दीजिएगा, आंसर है आपका, वही आंसर है। आप लिखिएगा कि धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है, इसमें वैद्युत स्थिति आकर्षण बल लगता है, जिससे कण आपस में कण सट्टे होते हैं, कठोर हो जाता है, क्वथनांक गलनांक ऊंच हो जाता है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और ध्यान रखें क्लास छोड़ना नहीं है आपको, और ये ट्राई करना है कि हम 99.99% लाइव क्लास अटेंड करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।